हेलो देयर। आशा है कि आप हेल्दी हैं, हैप्पी हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छे से जुटकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स आर कमिंग। वेलकम टू पोएम प्रो सेकेंडरी, जहां आज हम आपके क्लास 12th इंग्लिश NCERT फ्लेमिंगो के चैप्टर 4 द रैट ट्रैप को समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। इस कहानी के लेखक हैं सेल्मा लागरलॉफ। सेल्मा लागरलॉफ स्वीडन की जो लिटरेचर है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि ये नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जीतने वाली पहली फीमेल या महिला थी। इनकी कहानियों में एक आइडियलिज्म होता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए और इमेजिनेशन और बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में हमको दिखाई जाती है। आपकी NCERT बुक में द रैट ट्रैप को एक फेयरी टेल की तरह बताई गई कहानी कहा गया है। फेयरी टेल कैसे? क्योंकि जो रैट ट्रैप कहानी है वो एक एडवेंचर दिखाती है और अंत में एक मॉरल मैसेज देती है। सब कुछ अच्छा हो जाता है, काइंडनेस और गुडनेस की जगह दिखती है जैसे फेयरी टेल्स में होता है। तो बिना देर किए मिलकर हम अपना सिलेबस कवर करते हैं इस कहानी को पढ़कर। कई सारे नेम्स हैं इस कहानी में जो स्वीडिश हैं, तो मैंने प्रोनाउंस करने की पूरी सही से कोशिश की है, लेकिन तब भी कोई गलती होती है तो मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में वो गलती सही कर दूँगी। वर्ड मीनिंग्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कहानी को समझना शुरू करने से पहले इसकी ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। इस कहानी की ऑथर है सेल्मा लागरलॉफ। ये 1858 में जन्मी थी और 1940 में ये नहीं रही। ये स्वीडिश राइटर थी, यानी स्वीडन से थी, और इनकी स्टोरीज़ को कई एक भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। इनकी स्टोरी में एक यूनिवर्सल थीम चलता है, ये बिलीफ, ये विश्वास कि जो ह्यूमन के अंदर की गुडनेस होती है, अच्छाई होती है, जो उसमें असेंशियल है, मतलब पहले से है, वो कभी भी अवेकन की जा सकती है, जगाई जा सकती है। किसके थ्रू? अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू। समझने से, दूसरों को प्यार करने से हम लोगों की अच्छाई को जगा सकते हैं, उसको सामने ला सकते हैं। ये इनकी स्टोरीज़ में देखने को मिलता है। दिस स्टोरी इज सेट amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. और ये स्टोरी कहाँ पे सेट है? स्वीडन की जो माइंस हैं, खदानें हैं, जो कि आयरन ओर में रिच रहती हैं, आयरन की जो खदानें हैं, वहाँ पे ये स्टोरी सेट है। अब आप देखिए, हर एक स्टोरी जो आप पढ़ रहे हैं शुरू से लेके अभी तक, फर्स्ट चैप्टर से लेकर, फर्स्ट चैप्टर में हम फ्रांस में थे, फिर हम इंडिया में आए, फिर अमेरिका में गए विलियम डगलस के साथ डीप वाटर स्टोरी में, और अब हम स्वीडन की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बुक्स और स्टोरीज़ होती हैं वो चुटकियों में हमें दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर लेती हैं। और ये जो स्टोरी है ये एक फेयरी टेल, एक परी कथा के तरह बताई गई है। हर स्टोरी कुछ कहती है। हमने पढ़ा कि ये इनकी ये जो राइटर हैं, इनकी कहानियाँ गुडनेस जो ह्यूमन बीइंग की होती है उसके बारे में बताती हैं। राइटर का नज़रिया हमें इस स्टोरी के थ्रू पता चलता है। देखते हैं कैसे। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at big farms. तो once upon a time, तो फेरी टेल वाली बात ऊपर कही गई है। तो जो ट्रेडिशनल कहानियाँ होती हैं वो ऐसे ही तो शुरू होती हैं। once upon a time, एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि स्मॉल रैट ट्रैप्स यानी चूहेदानियाँ बेचकर अपना काम चलाता था। और वो चूहेदानियाँ किससे बनी होती थी? वायर से, तार से। और वो ये चूहेदानियाँ ऑड मोमेंट्स में बनाता था, यानी कोई पर्टिकुलर रेगुलर उसको कोई सप्लाई नहीं थी, किसी फैक्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ था वो। जब उसे टाइम मिला बना लिया, जब उसे पैसे की ज़रूरत हुई बना लिया। और वो मटेरियल कहाँ से लाता था? स्टोर्स में बेगिंग कर कर, भीख मांग कर, या फिर बिग फार्म्स पे मांग कर, भीख मांग कर वो अपना मटीरियल रैट ट्रैप्स के लिए जोड़ता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. तो यहाँ पे उसका बिजनेस टाइप तो है ये रेट ट्रैप्स बेचने का, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं होता था। तो वो क्या करता था? बेगिंग भी करता था, उसके साथ साथ भीख भी मांगता था, और साथ ही छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था, ताकि वो अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रख पाए। ये एक इडियम है, एक सेइंग है, बॉडी और सोल को एक साथ रखना यानी ज़िंदा रहना। सोल के बॉडी के अंदर जब सोल रहेगा तभी तो आप ज़िंदा रहेंगे। तो वो अपना बेचारा छोटी चोरियाँ कर कर, भीख मांग कर काम चलाता था, साथ ही रैट ट्रैप्स तो बेचता ही था। और
तब भी उसके जो क्लोथ्स थे वो रैक्स में थे, यानी फटे पुराने उसके क्लोथ्स थे। उसके जो चीक्स यानी कि गाल थे वो संकिन थे, यानी बिल्कुल पिचके हुए थे अंदर की तरफ। तो ढंग से उसे न्यूट्रिशन खाना पीना नहीं मिलता था, और हंगर उसकी आंखों में ही चमकती रहती थी, दिखती रहती थी। तो यहाँ पर हमें जो एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि रैट ट्रैप सेलर है, और उसकी ज़िंदगी कैसी है, यानी बहुत गरीबी में वो जीता है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. अब जो राइटर हैं वो कहती हैं कि कोई भी इमेजिन, कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसकी जो ज़िंदगी थी ऐसे वैगाबॉन्ड यानी ऐसे घूमने फिरने वाले की जिसका कोई पता ठिकाना ना हो, उसकी ज़िंदगी उससे कितनी दुखी और मोनोटोनस यानी बोरिंग, एक ही चीज़ बार बार हो रही है, कुछ भी अच्छा एक्साइटिंग नहीं होता उसकी ज़िंदगी में, तो कैसी ही लगती होगी ये कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। और ये आप देखिए राइटर ने लिखा है कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे कह रहे हैं कि हम कल्पना करें कि उसे कैसा लगता होगा अपना जीवन। और वो प्लॉट करता था, चलता रहता था रोड के साथ साथ, और खुद के ही मेडिटेशंस पे, खुद की ही सोच में डूबा रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो यहाँ पर जो सेंट्रल थीम है इस चैप्टर का वो ओपन होना शुरू होता है। इस कहानी का नाम है द रैट ट्रैप। तो अचानक से जब वो खुद की ही सोच में डूबा रहता था और कुछ काम तो था नहीं उसके पास ज़्यादा करने के लिए, तब वो क्या उसने सोचा, एक दिमाग में विचार आता है ना हमारे, और वो विचार हमारी पूरी जो देखने का परसेप्शन है उसे बदलने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। तो उसके दिमाग में भी एक विचार आया, एक थॉट आया, और उसे वो बड़ा ही मनोरंजक यानी एंटरटेनिंग लगा। वो उसे सोचकर काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया अपने ही विचार में। ऐसा होता है, हम खुद के ही विचार में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और वो नेचुरली अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, चूहेदानियों के बारे में, और अचानक से एक आइडिया आया उसको कि जो पूरी दुनिया है, पूरी ही दुनिया है वो, और वो दुनिया जिसमें सारे लैंड्स हैं, ज़मीन है, सीज़ है, समुद्र हैं, सिटीज़, विलेजेस यानी शहर और गांव हैं, यानी पूरी की पूरी दुनिया। अब देखिए यहाँ पे जो डैशेस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस समझ लीजिए ब्रैकेट्स का काम करते हैं। तो यहाँ पे अच्छी आपको एक चीज़ मिल गई कि पैरेंथीसिस कहते हैं जब हम कोई ब्रैकेट में जैसे किसी बात को कहते हैं ना, वैसे ही पैरेंथीसिस लगाकर बीच में कोई बात इंसर्ट करनी होती है हमें सेंटेंस के, तब हम वो बात कहते हैं। तो हम वापस आते हैं, तो वो कहता है कि होल अर्थ जो है वो क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा ही अलग सा आइडिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया असल में है क्या? इस आदमी के हिसाब से दुनिया एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. अब जो थ्योरी है इस आदमी की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर को समझने के लिए वो निकल कर आती है। वो कहता है कि जो ये पूरी दुनिया है ये केवल इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को चारा डाल सके, बेट्स डाल सके। और वो चारा किस लिए? ताकि देख पढ़ते हैं कि वो रिचेज़ और जॉय का चारा, कि आपको अमीर बन जाएंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी। यही तो हम हमेशा, आप अपने आप को 2 मिनट एनालाइज़ करिए। आप सोचते हैं मुझको जॉब मिल जाएगी, मुझको पैसा मिल जाएगा, मैं खुश हो जाऊँगा। ये आपका बेटिंग है। अगर उस आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें, शेल्टर मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, खाना और रहने की जगह मिल जाएगी, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, गर्मी मिल जाएगी, क्लोथिंग मिल जाएगी। जैसे कि एग्जैक्टली रैट ट्रैप जो होता है वो ऑफ़र करता है आपको कि आओ आओ, माउस के लिए हम लगा देते हैं चीज़ टांग देते हैं, या फिर मांस का कोई टुकड़ा, पोर्क यानी सूअर का मांस टांग देते हैं, और चूहा जैसे ही उसमें अंदर आता है वैसे ही रैट ट्रैप बंद हो जाता है, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है उस चूहे के लिए। तो उस चूहे की तरह ही हम हैं, और हम इस दुनिया में इन सब चीज़ों के चक्कर में फंसते चले जाते हैं और फंसे ही रह जाते हैं, और असल में कभी निकल नहीं पाते इस सब से। तो ये उसकी थ्योरी थी, ये उसका सोचना था, ये वो ऐसे ही दुनिया को देखता था। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बिन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन हिज वे. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अब आप उसकी साइकोलॉजी देखिए, बड़े ही अच्छे से बताई गई है कि जो दुनिया थी
अभी तक जो रैट ट्रैप का जीवन था उसमें कभी भी उसके प्रति काइंड यानी दयालु नहीं रही थी। तो उसको बड़ा ही एक अनयूजुअल सा, अलग सा जॉय, अनवांटेड मतलब थोड़ा अलग सा जॉय यानी खुशी मिलती थी ये सोचकर कि दुनिया ऐसी ही है, और इतना बुरा बुरा दुनिया के बारे में सोचकर उसे अच्छा लगता था। और उसका ये पास टाइम बन गया धीरे धीरे। अगर कोई, आपने देखा होगा, अगर आपके संग कुछ बुरा होता है तो आप क्या करते हैं, एक पॉइंट के बाद आपको, ये बड़ी वैसी बात है जो हर कोई एडमिट नहीं करेगा, कि धीरे धीरे अगर आपके संग आपके किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया या फिर कुछ भी हो गया जो कि आपके साथ अनफेयर था, आप धीरे धीरे क्या करोगे, उस अपनी बेचारगी को एक तरीके का जॉय लेने लग जाओगे उस बेचारगी से, कि मैं कितना बेचारा हूँ या बेचारी हूँ, मेरे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, और आप खुद को अपने दुख में ही बड़ा स्पेशल समझने लग जाते हो कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ करके। तो इस थ्योरी के साथ जो उसने दुनिया के लिए बनाई थी, जो कि उसके खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी, हमारा रैट ट्रैप सेलर क्या करता है, एक तरीके का पास टाइम बना लेता है, एंटरटेनमेंट बना लेता है उसको। और जब वो ऐसे ही ड्रियरी मतलब थका देने वाली, जब वो चलता रहता था, थक रहा है, चल रहा है, तो बड़ा ही इसी तरह से सोच सोच कर वो अपना वक्त काटता था। और वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो कि इस डेंजरस स्नैर यानी इस डेंजरस पिंजरे में, स्नैर का मतलब भी पिंजरा होता है, खतरनाक पिंजरे में घुसे हों और उन्होंने खुद को फंसने दिया हो, और उन दूसरों के बारे में भी जो कि अभी भी इसी बेट यानी इन्हीं चारों के पीछे, जो चारों उन्होंने दुनिया के बताए थे उसने, रिचेज़ और जॉयज़ वगैरह, उनके आसपास घूम रहे हैं। तो रैट ट्रैप सेलर इन लोगों के बारे में सोचकर क्या करता था, खुद को एंटरटेन करता था, अपना पास टाइम बना लिया था उसने। तो उसके मन का जो एक थियोरी है वो इंसान को किस तरह, आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको दुनिया को कैसे दिखाने की क्षमता रखता है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही दुनिया को देखने लग जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, तो वो दिखाया गया है। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. अब एक डार्क इवनिंग, एक बड़ी ही अंधियारी सी शाम थी, तब वो ऐसे ही रोड के आसपास चल रहा था, धीरे धीरे घिसट सा रहा था। उसने क्या देखा, एक लिटिल छोटा सा ग्रे स्लेटी कॉटेज यानी छोटा सा घर लकड़ी का जो बना होता है उसने देखा, और रोड साइड पे था वो, यानी सड़क के किनारे था। और फिर उसने डोर पर ऐसे नॉक किया, और उसने, जिसने भी वो शेल्टर, वो कॉटेज खोला, उससे शेल्टर मांगा केवल रात के लिए। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ उसके साथ। जो खोलने वाला था दरवाज़ा, उसने उसे मना नहीं किया, जैसा कि अक्सर उसके साथ होता था। अक्सर लोग उसे बड़े ही कड़वाहट के साथ, सावर मतलब होता है कड़वाहट के साथ, देखते थे, फेस बनाते थे, और जो नॉर्मल था उसके लिए। और यहाँ पर एक ओनर जिसने दरवाज़ा खोला था वो कौन था, एक ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, जिसकी ना कोई वाइफ थी ना कोई बच्चा था। तो उसे कंपनी मिल गई, उससे लगा कि उसकी अकेलेपन में किसी से बातचीत हो जाएगी, तो उसने उसे अंदर आने दिया, यस कह दिया। Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Meolis with his guest until bedtime. तो यहाँ पर क्या होता है कि तुरंत ही जैसे ही वो आया उसके घर में, उसने पॉरेज पॉट को यानी दलिए के पॉट को, बर्तन को फायर पर रख दिया और उसे रात का खाना यानी सपर दिया। और उसके बाद उसने अपने टोबैको रोल में से एक बड़ा सा स्लाइस ऐसे काटा, और इतना बड़ा था वो कि वो स्ट्रेंजर के पाइप के लिए भी और उसके खुद के पाइप के लिए भी सफिशेंट था। यानी टोबैको रोल को पाइप में कर वो लोग स्मोक टाइप कुछ करते होंगे, तो उस चीज़ को उन्होंने इस तरह से, तो उसने उसे वो भी शेयर किया अपना टोबैको रोल। तो यानी दिखाया बड़ा वेलकमिंग नेचर है ओल्ड मैन का। और उसने एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकाला और फिर उसके साथ अपने गेस्ट के साथ यानी रैट ट्रैप सेलर के साथ रात होने, बेड टाइम होने तक मेयोलिस खेला। मेयोलिस स्वीडन का एक कार्ड गेम है। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramseo Ironworks and had worked on the land.
अब जो ये ओल्ड मैन था, जितनी आसानी से ये अपने टोबैको और पॉरेज को शेयर कर रहा था, उसी हिसाब से उसी जेनरोसिटी के साथ, उसी बड़े ही आराम से अपनी जो बातें थी पर्सनल लाइफ की वो बताने लग गया। उसे कॉन्फिडेंस था सामने वाले पे। और जो उसका गेस्ट था, उसे पता चला कि जो अपने ज़माने में वो आदमी क्या काम करता था एज अ क्रॉफ्टर रैम्सियो आयरन वर्क्स में। क्रॉफ्टर कौन होता है? क्रॉफ्टर मतलब एक फार्मर समझ लीजिए। तो वो रैम्सियो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर फार्मर की तरह वर्क करता था, यानी वहाँ पे कोई फार्म होगा उस पर वो काम करता था, लैंड पर। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 roner in payment. अब यहाँ पर वो सब कुछ बता देता है अपने बारे में कि पहले वो रैम्सियो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर था, लेकिन अब वो डे लेबर नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो ओल्ड हो गया। तो अब उसकी जो काव है वो उसे सपोर्ट कर रही है, यानी काव से जो भी वो मिल्क लेता होगा और डेयरी का चीज़ें बेचता होगा, और वो काव भी बड़ी बढ़िया एक्स्ट्रा। कहते हैं कि वो जो उनकी काव है, यहाँ पे बॉसी भी काव के लिए एक वर्ड होता है, काव या काफ के लिए, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो क्रीमरी के लिए भी एवरी डे यानी हर दिन मिल्क देती है, और उसके मिल्क की वजह से उसको पिछले महीने 30 रॉनर मिले थे, यानी अच्छा खासा अमाउंट उसे मिल गया था पेमेंट में। यहाँ पर वो बता देता है कि उसके पास 30 रॉनर्स हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उसके पास है। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 Ronner's bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and he then stuffed them back into the pouch. तो वो ओल्ड मैन उस 30 रॉनर्स से इतना खुश था, इतना सेटिस्फाइड था कि वो अपनी खुशी बांटना चाहता था एक तरीके से। और कहीं ना कहीं जो सुनने वाला था, गेस्ट था, ये हमारा रैप ट्रैप सेलर था, वो इनक्रेड्यूलस लग रहा था, यानी कि उसे ये लग रहा था उसका मुंह देखकर रैप ट्रैप सेलर का कि उसे विश्वास नहीं हुआ उसकी बात पे। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो उठा, वो विंडो पर गया और उसने वहाँ से एक लेदर पाउच निकाला जो कि वहाँ पे ऐसे खूंटी पर लटका हुआ था, विंडो फ्रेम की खूंटी पर लटका हुआ था, और उसने उसमें से 3 मुड़े तुड़े रिंकल्ड 10 नॉरल्स रिंकल्ड 10 रॉनर बिल्स निकाले, यानी 3 10-10 के नोट निकाले उसने, और उसने गेस्ट की आइज़ के सामने रखे, उससे सामने से दिखाया, और उसने बड़े अच्छे से, मतलब जानते हुए कि उसके पास 30 रॉनर है, उस पर ऐसे नोट किया, अपना सिर को हिलाया, और फिर से वापस पाउच में भर दिया। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. तो अगले दिन दोनों ही आदमी जो थे वो अच्छे टाइम पर उठ गए, और जो क्रॉफ्टर था उसे जल्दबाजी थी अपने गाय को धोने की, तो वो उठ गया था। तो जो अदर मैन था, दूसरा आदमी यानी रैट ट्रैप सेलर था, वो भी उठ गया, ये सोचकर कि घर का मालिक ही जब उठ गया है तो फिर अच्छा नहीं लगता सोते रहना। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. उसके बाद वो दोनों ने ही कॉटेज छोड़कर चले गए। जो क्रॉफ्टर था उसने डोर में लॉक लगा दिया, और जो उसकी चाबी थी वो अपनी जेब में रख ली। जो रेड ट्रैप सेलर था उसने उसे गुड बाय का अलविदा कहा, शुक्रिया किया उसकी मेहमान नवाजी के लिए, और अपने अपने रास्तों पर वो दोनों चले गए। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with a 30 roner. तो यहाँ पर जो rat trap seller है उसकी नीयत में खोट आ गई, उसकी नीयत बदल गई। वो आधे घंटे बाद लौट कर आया और उसने डोर के आगे वो खड़ा हो गया, लेकिन डोर से उसने घुसने की कोशिश नहीं की क्योंकि चाबी तो वो ले गया था ओल्ड मैन। और उसने क्या किया, विंडो के पास गया वो, और जाके उसने वो पेन, जो विंडो पेन था, विंडो की यानी जो मिरर था, शीशा था, उसे तोड़ दिया, और उसने हाथ अपना अंदर घुसेड़ा और पाउच उसे मिल गया, क्योंकि विंडो पेन की ही खूंटी से वो टंगा हुआ था। पाउच उसे मिल गया 30 रॉनर वाला। उसने मनी को ले लिया और अपने ही पॉकेट में घुसेड़ लिया, और लेदर पाउच वापस अपनी जगह पर टांग दिया। जितना As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. अब जैसे वो वहाँ से चला मनी चुरा कर, तो
उसकी मनी पॉकेट में थी और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वो कितना स्मार्ट है, कितना चालाक है कि उसने इतनी आसानी से, इतनी सफाई से सारा पैसा अपने ज़िम्मे कर लिया। और फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो पब्लिक हाईवे नहीं ले सकता इस टाइम पे, क्योंकि वो चोरी कर कर जा रहा है, तो मन में चोर तो है। और वो सोचता है कि अगर मैं पब्लिक हाईवे लूँगा तो हो सकता है मैं पकड़ में आ जाऊँ किसी तरह। तो वो रोड को चेंज कर लेता है और जो वुड्स होती हैं यानी फॉरेस्ट होता है उसके रास्ते से चलने का डिसीजन लेता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried, to be sure, to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. और कुछ घंटों तक तो शुरू के जो घंटे थे फॉरेस्ट में चलने के वो तो आराम से निकले, लेकिन धीरे धीरे जब दिन बीतने लगा तो चीज़ें गड़बड़ाने लगी, क्योंकि बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, बहुत कंफ्यूजिंग था, उसे बार बार कन्फ्यूजन हो जाती थी और उसे बार बार वो कोशिश करता था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, दिशा में चले, लेकिन क्या होता था कि बार बार वो पाथ्स जो होते थे वो मुड़ जाते थे, कहीं उसे पता नहीं चल पाता था, वो इतने अजीब लग रहे थे उसे और वो भूल सा जाता था रास्ते को। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. वो चलता रहा और लेकिन फॉरेस्ट का अंत नहीं आया। अंत में उसे रियलाइज़ हुआ कि वो सेम पार्ट में ही बार बार फॉरेस्ट के घूम रहा है, यानी एक ही जगह पर इतनी देर से, इतने घंटों से वो घूम रहा था। और फिर उसे अचानक से अपने जो ख्याल थे, थॉट्स थे और रैट ट्रैप के बारे में और इस दुनिया के बारे में वो वापस उसके दिमाग में आने लगे। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब उसकी खुद की टर्न आ चुकी थी। वो सोचता है कि रैट ट्रैप की जो मेरी थियोरी थी ये तो मेरे ही ऊपर अब अप्लाई हो चुकी है। और उसने भी सोचा कि जैसे उसने बेट वाली बात बोली थी ना कि चारा डाला जाता है, तो वो जो 30 रॉनर का जो चारा था उसको डाला गया और वो उससे बेवकूफ़ बन गया और फंस गया। जो ये पूरा फॉरेस्ट है जिसमें कि इतने ट्रंक्स यानी ट्रीज़ के जो तने हैं, ब्रांचेस हैं, उसकी थिकेट्स यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं, फॉलन लॉग्स यानी जो गिरे हुए लकड़ी के टुकड़े होते हैं, वो ऐसा लग रहा था इन सब ने मिलकर उसके लिए एक इनपेनेट्रेबल यानी कि एक ऐसी प्रिजन, ऐसी जेल बना ली हो जिसमें से निकला ही ना जा सके। और उसे लग रहा था कि वो इस जगह से कभी भी एस्केप यानी निकल नहीं पाएगा। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. अब ये टाइम कब का था? लेट दिसंबर, यानी बहुत ठंड का टाइम है, वो भी स्वीडन में, सोच लीजिए। और डार्कनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के ऊपर आ चुकी थी और इससे क्या हुआ, उसका खतरा तो बढ़ ही गया था और संग ही संग जो रैट ट्रैप सेलर के मन के अंदर का ग्लूम यानी उदासी और डिस्पेयर यानी होपलेसनेस, नाउम्मीदी और हारने की जो फीलिंग होती है वो भी बढ़ गई। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. और फाइनली उसे लगा कि अब तो कुछ जगह है ही नहीं निकलने की, समझ भी नहीं आ रहा था उसे कुछ, तो वो ऐसे मतलब अचानक से बैठ गया ग्राउंड पे, होता है ना गिव अप करने की पोजीशन में। और वो ऐसा लग रहा था कि इतना थक चुका था बेचारा कि उसे लग रहा था कि वो मर जाएगा और उसे लग रहा था कि उसकी आखिरी जो सांसें हैं वही चल रही हैं। और जैसे ही उसने अपना सर ऐसे लेटा होगा उस पे ग्राउंड पे ही, तो अपना सर जैसे ही उसने ग्राउंड पे लगाया तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी और वो रेगुलर थंपिंग की आवाज़ थी। जब रेगुलरली आपने देखा होगा कोई हथौड़ा मार रहा हो या फिर कोई ड्रम बजा रहा हो तो एक रेगुलर साउंड होता है ना जो कि पर्टिकुलर इंटरवल्स पे आता है, वैसे ही साउंड उसे सुनाई दिया। अब वो क्या था? देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. और फिर उसने सोचा कि इसमें जो भी उसने साउंड सुनी थी उससे अचानक से क्लिक हुई कोई बात और उसने सोचा कि ये तो एक ही चीज़ हो सकती है। और वो क्या थी? आयरन मिल में से जो हैमर के स्ट्रोक्स होते हैं, हैमर मारने की आवाज़ है, वो आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आसपास लोग हैं। अचानक से एक उम्मीद की किरण उसके दिमाग में आ गई। उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाई, उठा वो सारी दम लगाकर और उस साउंड के डायरेक्शन में स्टैगर्ड मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब लड़खड़ाते लड़खड़ाते चलता चला गया।
The Ramseo Iron Works, which are now closed down, were, not so long ago, a large plant with smelter, rolling mill, and forge. रैमसियो आयरन वर्क्स अभी तो बंद हो चुके थे, लेकिन कुछ समय पहले ही, यानी बहुत बंद हुए उन्हें बहुत टाइम नहीं हुआ था। वो एक बहुत लंबा चौड़ा बड़ा प्लांट था, जिसमें प्लांट यानी जो कि मेटल वाले जो प्लांट होते हैं निकालने के लिए, बनाने के लिए चीज़ों को, जिसमें स्मेल्टर था। अब स्मेल्टर एक मशीन समझ लीजिए, जिसे कि हीटिंग मेटल को उसकी ओर से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। हीटिंग की प्रोसेस होती है, कई सारे प्रोसेसेस होती है, तो उस पूरी प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं, और जो मशीन ये करती है वो स्मेल्टर हो गया। और यहाँ पर रोलिंग मिल, रोलिंग मतलब ऐसी चीज़ों को चपटा करने के लिए जो एक मशीन होगी, और फोर्ज, फोर्ज मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम किसी शेप में तब्दील करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं मशीन से, ऑब्वियस सी बात है, वो पूरा प्लांट है, आयरन वर्क्स है वो, तो ये सब चीज़ें थी, उसका डिस्क्रिप्शन है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. और वो आयरन वर्क के बारे में हमको और बताया जा रहा है कि उसके आसपास क्या होता था। अब रैमसियो आयरन वर्क्स के बारे में हमें और बताया जा रहा है कि गर्मियों के दिनों में लॉन्ग लाइन से लंबी लंबी कतारें लगती थीं लोडेड बार्जेस की। सारा मटेरियल, सामान इधर से उधर होता होगा, वो आयरन वर्क्स है तो बहुत सारा सामान इधर से उधर होता है। तो बोट्स यानी बार्जेस, बार्जेस यानी बोट्स में भर कर उस सामान को और लाया जाता था। और स्काउस का मतलब भी बोटी होता है, छोटी बोट्स, और वो कैनाल से यानी नहर से होते हुए आती थी। और जो नहर जहाँ कहाँ मिलती थी जाकर, एक बहुत बड़ी इनलैंड लेक से, यानी कि एक झील से मिलती थी आके वो कैनाल, और जिसके थ्रू ये बोट्स वगैरह अपना मटेरियल लेके आते थे। और ये सब कब होता था? समर टाइम में, यानी गर्मियों के टाइम में। वहीं जो विंटर टाइम था, यानी अभी का टाइम, दिसंबर चल रहा है अभी इस कहानी के अंदर, तो जो सर्दियाँ होती थी तब जो रोड्स थी मिल के पास वो सारी ब्लैक पड़ जाती थी, क्योंकि कोल डस्ट आता था बिग चारकोल क्रेट्स में से। चारकोल इधर से उधर किया जाता था, उनमें से उनकी जो क्रेट्स हुआ करती थी उनमें से कोल अगर डस्ट आ रही है तो बर्फ़ के ऊपर जब काला काला पड़ेगा तो सब कुछ बिल्कुल समझ में आता था कि सब कुछ कोल डस्ट से काला हो चुका है। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron, which had been put in the fire, to be ready to put on the anvil. और उन्हीं डार्क इवनिंग्स के दौरान, क्रिसमस से जस्ट पहले, जो मास्टर स्मिथ यानी ब्लैक स्मिथ में जो मास्टर था उनका, वो अपने हेल्पर के साथ बैठ जाता था किसमें? डार्क फोर्ज में। यानी फोर्ज पर्टिकुलर वो एरिया था जहाँ पे मेटल को शेप किया जाता था, उसके अंदर बैठता था। पास में ही भट्टी यानी फर्नेस हुआ करती थी, और वो पिग आयरन का वेट करते थे। पिग आयरन मतलब जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उतनी प्योरीफाइड नहीं होती, और जैसे कि फायर में डाला गया होता था, ताकि वो लोग उसे एनविल, हथौड़े की वो होती है ना, एनविल होती है जिस पे हथौड़ा पीट कर चीज़ों को ठीक करता है, चीज़ों को बनाता है, तो उस एनविल पर वो पिग आयरन रखने के लिए वेट करा करते थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद perspiration, though as was the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अभी मतलब वो कहती हैं कि और बीच बीच में क्या होता था कि उनमें से एक उठकर वो जो आयरन है उसे भट्टी में डाला हुआ है, तो एक लिक्विड सा क्रिएट हो गया है ना। और उस लिक्विड को बार बार वो एक आयरन बार से, लोहे की एक छड़ी से स्टर करते थे, उसे चलाते थे। जैसे चम्मच से आप किसी चाय को या दूध को चलाते हैं, वैसे ही वो उस आयरन के जो पूरा वो मिश्रण था उसे चलाते थे, और बीच में आ जाते थे बैठकर, और तब जब और बीच बीच में लौट कर भी आ जाते थे। और क्योंकि वो इतना गर्म है तो वो पर्सिपेशन यानी पूरे स्वेटी हो जाते थे, पूरी स्वेट टपकने लग जाती थी, ड्रिप करने लग जाती थी। और कहते हैं कि दो एज इतनी ठंड है, दो एज वॉज द कस्टम, ऐसा कि रूल था, रिवाज था एक तरीके का वहाँ का, कि वो जो मास्टर स्मिथ होता था वो कुछ भी नहीं पहनता था, उसका हेल्पर, और वो कि बजाय केवल वो कुछ नहीं पहनते थे, केवल एक लॉन्ग शर्ट के अलावा और एक पेयर ऑफ वुडन शूज़ के अलावा लकड़ी के जूते पहनते थे, और एक लॉन्ग शर्ट, लंबी शर्ट पहनते थे। तो पूरा दिखाया गया है कि रैमसियो आयरन वर्क्स में इस टाइम क्या चल रहा था।
All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. और वो बताते हैं, राइटर बता रहे हैं कि किस तरह वहाँ पे कई सारे साउंड्स फोर्ज के अंदर सुनने को मिलते थे. द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. बिग बेलोज यहाँ पर मतलब है जिसे हिंदी में धौंकनी कह दिया जाता है. वो एक ऐसा यहाँ पे पिक्चर दे रखी है मैंने, उस ऐसा डिवाइस होता है जिससे बार बार किसी चीज़ को हवा प्रोड्यूस करने के लिए, किसी चीज़ पर हवा करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है. और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि जो बेलोज वर्ड है वो प्लूरल नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक वर्ड है. बेलोज अपने आप में एक सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है. और बड़ा सा वहाँ पे रखा हुआ था ग्रोन, यानी बहुत आवाज़ करता था क्योंकि उसे बार बार हवा प्रोड्यूस करने के लिए चलवाया जाता होगा. जो कोल थी वो जलती हुई थी और क्रैक्ड होती थी. आपने देखा होगा जब कोई चीज़ जल रही होती है तो बीच में से क्रैक क्रैक का साउंड आता है उसमें से. अभी ठंड आ रही है तो आप देखेंगे. जो फायर बॉय होता था वो अपने जो एक तरीके से खुरपा होता है या फिर बेलचा होता है जिसे शवल कहा जाता है, उससे चारकोल उठा कर वो जो फर्नेस थी उसके मुंह में, मौ मतलब यहाँ पर मुंह से है, डालता था. और काफ़ी आवाज़ क्लैटर होता था उसमें जब वो डालता था. और बाहर क्या था? Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. और बाहर, क्योंकि आपने देखा होगा वाटरफॉल्स वगैरह में गरजने की सी आवाज़ आती है, और जो शार्प नॉर्थ विंड थी, नॉर्थ से आने वाली जो विंड चलती थी, वो रेन को इस तरह मतलब ऐसा लग रहा था मारती हो ब्रिक टाइल्ड रूफ पर. जो रूफ यानी छत थी जिस पे ब्रिक्स ईंटें लगी होंगी, उस पर वो विंड की वजह से रेन ऐसे बहुत पट 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 करके पड़ती थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. और क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी, इतना डिस्क्राइब किया है राइटर ने कि इतनी तरह की वहाँ पे आवाज़ें हो रही थी, इसीलिए शायद जो ब्लैकस्मिथ था उसने ये नोटिस नहीं किया कि कोई आदमी गेट खोलकर अंदर आ चुका है फौज में. और तब तक नोटिस नहीं किया उसने जब तक कि वो फर्नेस के बिल्कुल पास आके खड़ा ना हो गया. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. यानी कि ऑब्वियस सी बात थी कि ये बहुत अनयूजुअल बात नहीं थी, बहुत कॉमन बात थी उन लोगों के लिए, ब्लैकस्मिथ और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे रैमसी आयरन वर्क्स के लिए, कि वो लोग नॉर्मली देखते थे कि जो वैगाबॉन्ड्स यानी घूमने फिरने भटकने वाले जो गरीब लोग होते थे, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा शेल्टर नहीं होता था रात के लिए, तो वो उनके फ़ौज में आ जाते थे अट्रैक्ट होकर. किससे? जो ग्लो ऑफ लाइट आता था. वहाँ पे इतनी सारा काम चल रहा है तो लाइट का ग्लो आता था. किसमें से? सूटी पैन. सूट क्या होता है? जो काला काला कालिख जम जाती है ना किसी जगह पे. अगर आप भट्टी वट्टी का काम हो रहा हो, उसके शीशे, उसके विंडोज़ के शीशे देखा करिए या फिर रोशनदान के शीशे देखा करिए, उन पर कालिख लगी होती है. तो यहाँ पे जो पेन्स यानी जो विंडोज़ के रोशनदानों के पेन्स होंगे वो कालिख लगे हुए, उनमें से लाइट आती थी, उसको देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते थे और उस आयरन वर्क्स की तरफ चल पड़ते थे शेल्टर लेने के लिए, ताकि थोड़े वो गर्म हो जाए. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो जो ब्लैकस्मिथ्स थे उन्होंने रैट ट्रैप सेलर की तरफ, जो इंट्रूडर की तरफ डिस्क्राइब किया गया है, उसकी तरफ कैसे देखा? कैजुअली और इनडिफरेंटली, यानी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उनको, ज़्यादा उनमें अंतर नहीं पड़ा उनको. और इंट्रूडर क्योंकि जो घुस बैठिया होता है, जो घुस आया होता है, उसको कहा जाता है. और वो वैसा ही लगता था जैसे उसके जैसे लोग दिखते हैं. एक लॉन्ग बियर्ड थी और डर्टी रैग थी वो, बंच ऑफ रेड ट्रैप्स थे जो कि उसके चेस्ट पर लटके हुए थे. He asked permission to stay in, and the master blacksmith nodded in a haughty consent without honoring him with a single word. उसने परमिशन मांगी रुकने की, और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसने हाँ कर दिया एक हॉटी कॉन्सेंट के साथ, यानी कि एक थोड़ा सा जो घमंड वाला जो होता है ना, मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं तुम्हें परमिशन दूंगा वाला जो सेंस होता है, उसमें उसे हाँ कर दिया कि रह लो. और उसे एक वर्ड भी बोलकर उसका ऑनर नहीं किया, यानी उसको एक्नॉलेज नहीं किया कि हाँ हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. जो ट्रैम्प था, अब आप देखिए जो रेड ट्रैप सेलर है उसके लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स का, अलग अलग वर्ब्स का यूज़ हुआ है थ्रू आउट द स्टोरी. यहाँ पे उसको ट्रैम्प बोला गया है, उससे पहले उसे इंट्रूडर बोला गया था. तो ये वाली बात वो बोलता है कि जो ट्रैम्प था उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने भी कुछ नहीं कहा, और वहाँ पर वो बात करने थोड़ी ना आया था, केवल अपने आप को गर्म करने, गर्माहट पहुँचाने के लिए और सोने के लिए वो यहाँ पे आया था. तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे उसका इंटेंशन केवल सोने का था और ख़ुद को वार्म करने का था.
यहाँ पर उसका इंटेंशन सोने का और खुद को बस वार्म करने का था. In those days, the Ramsey iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. ये बताया जा रहा है हमको कि रैमसी आयरन मिल उन दिनों किसके द्वारा ओन करी जाती थी, यानी वहाँ का मालिक कौन था? एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जिसकी सबसे बड़ी एम्बिशन यानी उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी उसकी कि वो गुड आयरन को मार्केट में भेजे, अच्छे आयरन बनाकर मार्केट में भेजे. और वो नाइट एंड डे, दिन और रात यही देखता था कि वर्क अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा. और इस मोमेंट पर जहाँ पर हमारा रेड ट्रैप सेलर भी वहाँ पर आया हुआ है, इसी पल वो भी फोर्ज में आ गया ताकि इंस्पेक्शन कर सके, अच्छे से देखने के लिए आता होगा वो, तो वहाँ पर वो भी आ गया. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वेट सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स. और नेचुरली स्वाभाविक सी बात थी, सबसे पहली चीज़ जो उसने देखी वो कौन था? द टॉल रैगामफिन, एक और रैगामफिन, यानी कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है उसको उसने देखा, क्योंकि अब फर्नेस से इतना क्लोज आ चुका था कि उसके जो वेट रैक्स थे उसमें से स्टीम रोज हो रही थी, यानी बाहर वो गीला हो गया था ठंड में, तो उसके जो फटे पुराने कपड़े थे वो गीले होंगे, लेकिन वो फर्नेस के इतने पास बैठ गया था कि भाप बनकर वो जो गीलापन था उसके कपड़ों का वो उड़ रहा था. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. जो आयरन मास्टर था वो जो ब्लैक स्मिथ्स थे उनकी तरह उसने नहीं किया, क्योंकि जो ब्लैक स्मिथ्स थे उन्होंने तो इतना भी जहमत नहीं उठाई थी कि वो स्ट्रेंजर का नाम या फिर उसको देख भी लें. डेन यहाँ पे वर्ड का मतलब है कि जो हम खुद से नीचे का काम समझते हैं, तो उन्होंने वही समझकर उसको देखा तक नहीं था. और उसने जो आयरन मास्टर था वो उस तक चल कर गया उसके पास और उसको बड़े ही ध्यान से उसको देखा, और उसने उसकी जो स्लाउच हैट थी, यानी जो ढीली सी झुकी हुई सी हैट थी, उसको ऐसे उसने खींचा ताकि वो उसके फेस को अच्छे से देख पाए. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, निल्स ओलोफ, ही सेड. How do you do look? The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsey and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of ronner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. तो यहाँ पर क्या होता है इस पॉइंट में, इस कहानी में एक मिस्टेकन आइडेंटिटी हो जाती है. जब होता कोई इंसान कोई और है और सामने वाला उसे समझता कोई और है, तो वो जो उसे इसका शक्ल देखता है आयरन मास्टर, और वो बोल पड़ता है कि अच्छा ये तो आप हैं निल्स ओलॉफ, ये कोई उसके जानने वाले होंगे. और वो कहते हैं आप कैसे लग रहे हो. जो मैन था रेड ट्रैप्स का, उसने कभी भी इससे पहले आयरन मास्टर को देखा तो नहीं था और उसका नाम तक नहीं पता था उसको तो, लेकिन उसने ये सोचा तुरंत कि अगर ये बढ़िया पैसे वाला इंसान है, जेंटलमैन है, और अगर ये सोच रहा है कि मैं इसका पुराना एक्वेंटेंस यानी दोस्त हूँ, जानने वाला हूँ, तो क्या पता वो मुझे थोड़े से पैसे दे दे इसी बहाने. इसलिए उसने उसको अनडिसीव यानी उसका जो गलत फहमी थी उसे क्लियर नहीं किया, वैसे के वैसे उसने मतलब प्लेड अलॉन्ग, मतलब हाँ ठीक है मैं वही हूँ, मतलब उसने कुछ बोला नहीं, उसे उल्लू भी नहीं बनाया उसने तो, लेकिन जो वो अपने आप समझ रहा था उसको भी ठीक नहीं किया. यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड. अब वो खेलना शुरू करता है, वो कहता है कि हाँ भगवान जानता है कि कितना बुरा हुआ है मेरे साथ. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. और वो कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था. तो इससे समझ में आ रहा है कि वो कोई आर्मी से उसे कोई जानता होगा, ये पहले आयरन मास्टर भी आर्मी में रहा था तो वो जानता था, तो वो कहता था कि तुम्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, जो भी समझ रहा है वो इसको. और उसने कहा यही तुमसे गलती हो गई, और अगर मैं उस टाइम सर्विस में होता तो मैं ऐसा होने ही नहीं देता. आपको उसने कहा कि चलो चलो तो मेरे घर चलो, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी काफ़ी अच्छे से उसे वो कभी किसी टाइम पे जानता था. टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. और उसने ट्रैम्प अप क्या सोचता है कि इसके मैनर हाउस यानी बड़े से हाउस में जाऊंगा और ओनर मुझे एक रेजिमेंटल कॉमरेड यानी सिपाही जो कि रेजिमेंट में उसके साथ था, कॉमरेड मतलब होता है सिपाही साथी, और वो मुझे इस तरह से मतलब मेरी मेहमान नवाजी करे. ये सोचकर ट्रैम्प थोड़ा ज़्यादा खुश नहीं हुआ. क्यों था ऐसा? No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed.
He thought of the 30 Ronner. To go up the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे संग तुम्हारे घर जाऊं। अब वो थोड़ा सा अलार्म यानी कि थोड़ा सा चिंतित दिखने लग गया। और फिर वो क्या सोच रहा था उस टाइम, उन 30 रॉनर्स वो चुराई हुई रकम के बारे में। और उसने सोचा कि अगर मैं मैनर हाउस में चला गया, ये तो वैसा ही हुआ जैसे शेर के जो डेन होता है, उसकी गुफा होती है, उसमें खुद कूद जाना जाके। और वो केवल चाहता था कि यहाँ पर उसे सोने दिया जाए और चुपचाप वो इनकॉन्स्पिक्यूअसली, मतलब किसी को ज़्यादा नोटिस नहीं करे बिना आराम से ऐसे ही निकल जाएगा। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us take the Christmas food disappear a little faster. तो बड़ा ही स्वीट है यहाँ पे आयरन मास्टर, बहुत हेल्पफुल होना चाह रहा है वो उसके प्रति। वो कहता है कि वो सोचता है कि ये इसलिए मना कर रहा है क्योंकि ये ना एम्बेरस्ड है, इसे शर्मिंदा है क्योंकि इसकी अच्छे क्लोथ्स नहीं हैं, तो मेरे घर जाने से इसे शर्म आ रही है। तो वो उस चीज़ की सफाई देते हुए कहता है कि अरे ऐसा मत सोचो कि मेरा घर इतना अच्छा है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। और वो आगे बताता है कि एलिजाबेथ जो कि उसकी वाइफ होगी वो मर चुकी है, और शायद तुमने सुना भी हो, और मेरे जो लड़के हैं, मेरे जो बेटे हैं, वो अब्रॉड हैं, विदेश गए हुए हैं, और केवल मेरी जो सबसे बड़ी डॉटर है उसको छोड़कर और मुझको छोड़कर घर पे कोई भी नहीं है। यानी तुम एम्बैरेस मत हो, कोई भी है नहीं ज़्यादा घर में तुम्हें नोटिस करने के लिए। और हम तो यही कह रहे थे कि क्रिसमस पर अब तो हमको अकेले ही रहना पड़ेगा, कोई कंपनी नहीं है, त्यौहार का मज़ा ही नहीं आएगा। और वो कहता है कि चलो तुम मेरे संग चलो और जल्दी जल्दी जो क्रिसमस का फूड है उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे हम लोग। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। और जो स्ट्रेंजर था उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बार बार वो ना 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 कहता गया, और लेकिन वो ना कहता गया, और आयरन मास्टर को गिव अप करना ही पड़ा उसके ऊपर कि अगर कोई बार बार ना कह रहा है। और इस पॉइंट पर जो रैट ट्रैप सेलर है वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, क्योंकि अब उसे स्पेशली बाहर फेंक दिया जाएगा ये झूठ बोलने के लिए। तो वो बेचारा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तो वो कहता है कि ठीक है अब क्या करूँ, ये मान ही नहीं रहे हैं। तो इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टॉल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टर्न स्ट्रॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। वो कहता है कि अच्छा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टॉल, यानी उसका नाम होगा जिसको वो समझ रहा है, यानी जो रेड ट्रैप सेलर है उसको आयरन मास्टर कौन समझ रहा है, कैप्टन वॉन स्टॉल। वो कहता है कि कैप्टन वॉन स्टॉल जो है वो चाहते हैं कि आज तुम्हारे ही साथ रुकें वो स्टर्न स्टॉर्म, यानी जो मास्टर ब्लैकस्मिथ का नाम है वो है स्टर्न स्टॉर्म, तुम्हारे साथ रुकने को ही वो चाहते हैं। इस ऐसा वो कहकर अपनी मुड़ जाता है, टर्न ऑन हिज हील मतलब मुड़ जाता है, वापस जाने लग जाता है। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. और वो खुद पे ही ऐसे हंसा, खुद में ही जब हम हंसते हैं। और जो ब्लैकस्मिथ जो कि उसे जानता था, उसे पता था कि उसने अभी तक अपना लास्ट वर्ड नहीं कहा है, यानी अभी तक उसने गिव अप नहीं किया एक्चुअली। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. अब कन्विंस करने की बात जब आती है तो उसकी जो डॉटर थी उस पर वो बहुत भरोसा करता था। तो आधे ही घंटे के अंदर क्या हुआ, बाहर कैरिएज यानी बग्गी के व्हील्स, उसके पहियों की आवाज़ सुनाई देती है फौज के बाहर, और एक नया मेहमान वहाँ पर आ चुका था। लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था, उसने अपनी डॉटर को भेजा था, और ये होप करते हुए, ये उम्मीद करते हुए कि वो परसुएड ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी बजाय उसके खुद के। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. अब वो आती है, उसकी बड़ी जो डॉटर है, उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करते हुए वेलेट, यानी कि जो एक तरीके का हेल्पर होते हैं, जो उसमें बग्गी में उनके साथ बैठे होते हैं, जो कि उसकी पर्सनल इंसान जो है उसकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए ज़िम्मेदार रहते हैं, जैसे कि सारी चीज़ें, कपड़े वपड़े वही देखते रहते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो वो जो वेलेट था वो अपनी आर्म पे ऐसे बिग फर कोट उसका ऐसे लिए हुआ था। आपने ये सीन कई बार मूवीज़ में देखा हुआ कि कोई अमीर आदमी है या औरत है, वो चल कर आ रही है और पीछे एक हेल्पर उसका वेलेट उसकी सारी चीज़ें, कोट या फिर अम्ब्रेला लेकर आ रहा है। और वो जो उसकी अपीयरेंस थी डॉटर की, वो प्रिटी नहीं थी, वो सुंदर नहीं थी, मॉडेस्ट यानी कि बहुत हम्बल लग रही थी,
यानी उन्हें मतलब जो जो भी उनका जो औहदा था उसका बहुत ज़्यादा उन्हें घमंड नहीं दिख रहा था और काफ़ी शर्मीली भी लग रही थी। और फोर्ज में एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बिन अर्लियर इन द इवनिंग। और फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले शाम को उससे पहले थोड़ी देर पहले था। मास्टर ब्लैक स्मिथ अपने हेल्पर अप्रेंटाइज के साथ वहीं पर बेंच पर बैठा हुआ था और आयरन और चारकोल फर्नेस में ग्लो कर रहे थे, भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. और जो स्ट्रेंजर था यानी हमारा रेड ट्रैप सेलर, अलग अलग देखिए उसके लिए एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, यानी उसकी कोई पर्टिकुलर पहचान नहीं है रेड ट्रैप सेलर की। हम उसे रेड ट्रैप सेलर बोल देते हैं कन्वीनियंस के लिए, कभी उसे स्ट्रेंजर बोल दिया जाता है, कभी उसे वैगबॉन्ड बोल दिया जाता है, कभी रैगामुफिन भी बोल दिया जाता है। तो ये दिखाया गया है कि कैसे उसका कोई घर नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, ये बार बार उसको अलग अलग नाउंस देकर पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो वो जो हमारा स्ट्रेंजर था वो ऐसे लेट स्ट्रेच्ड आउट हिमसेल्फ, मतलब लेट जाना फ्लोर पे, और उसने अपना पीस ऑफ पिग आयरन अपने हेड के अंडर रख लिया था, और यानी एक पिलो की तरह, और उसकी जो हेड थी वो उसने अपनी आइज़ पर ऐसे खींच कर रख ली थी, जैसे जब हैट से कोई अपनी आंखें ढक लेता है वैसे। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. और जैसे ही जो यंग गर्ल थी उसने उसको देखा, वो गई वहाँ पर और उसकी जो हैट थी उसकी आंखों के ऊपर से हटा दी। और जो मैन था उसे प्रैक्टिस थी कि वो एक आंख खोलकर सोता था, एक तरीके से बहुत चौकन्ना होकर सोता था, और वो अचानक से वो ऐसे उछल कर खड़ा हो गया और काफ़ी डरा हुआ लगने लगा। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. तो बहुत ही काइंड है, उसने अपना नाम बताया, एडला, एडला विलमेंसन, और वो बोलती है कि मेरे जो पिता हैं वो घर आए और उन्होंने बताया कि आप फ़ौज में ही सोना चाहते हैं, तो मैंने ही उनसे इस बात की परमिशन मांगी कि मैं आपको घर पे ले आऊँ, और मैं जो आप इतने मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं कैप्टन, मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ, सॉरी हूँ। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. उसने उसको बड़ा ही कंपैशन के साथ, बड़े ही दया, बड़े ही सद्भाव के साथ देखा, और अपनी हैवी जो उसकी आइज़ थी, भारी हो गई थी वो, भारी भारी जो आइज़ थी, उसने ये नोटिस किया उससे कि जो आदमी है वो डरा हुआ है, और उसने सोचा कि ये इसने या फिर तो कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भाग कर आया है, और जल्दी से ऐड किया जो वो बोल रही थी उसमें कि कैप्टन आप श्योर रहिए कैप्टन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जितना फ्रीली हमारे घर आएंगे उतना ही फ्रीली आप जा भी सकते हैं, यानी हम आपको कुछ भी करेंगे नहीं, कुछ भी अब खतरे की बात नहीं है, और क्रिसमस ईव के लिए हमारे साथ रुक जाइए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो एडला जो थी उसकी आवाज़ में, उसकी जो टोन थी, पूरा अपीयरेंस था, पूरी पर्सनालिटी थी, वो इतनी कंपैशनेट थी कि और फ्रेंडली थी कि जो पेडलर था और जो एडला थी उसने ये सब इतने फ्रेंडली, इतने दोस्ताना अंदाज में कहा कि जो रेड ट्रैप पैडलर था उसे अचानक से उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे कभी ना मिले हों लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे से बात करते हैं, बहुत सच्चाई के साथ बात करते हैं कि वो दिल को कहीं छू जाती है। तो रेड ट्रैप पैडलर के साथ भी वही हुआ, और फिर वो बोलता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप मेरे लिए परेशान होंगी मिस, और वो कहता है कि हाँ। He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. अब क्या होता है कि उसने जो फर कोट जो वैलेट के पास था उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे ले लिया और अपने रैक्स के ऊपर उसने ऐसे डाल लिया, और जो यंग लेडी थी उसे वो फॉलो करने लगा कैरियज तक, यानी कि बग्गी तक, और उसने जो ब्लैक स्मिथ्स थे उनको एक लुक तक नहीं दिया मतलब अभी तक वो उसे इग्नोर कर रहे थे और वो इग्नोर कर चला गया क्योंकि अब उसे तो शेल्टर मिल चुका था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फॉरबोडिंग्स। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it.
अब जब वो मैनर हाउस की तरफ जा रहा था कैरेज में बैठकर, तब वो सोचने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, यानी उसके दिमाग में कुछ आने वाली चीज़ें जो कि बुरी होने वाली हैं, फोरबोर्डिंग्स जो बुरी होंगी, उनके बारे में वो सोचने लगा। उसने कहा कि मैंने उस आदमी की पैसे क्यों चुराए, और अब देखो मैं ट्रैप में बैठ गया हूँ, अब मैं फंसता चला जाऊँगा। क्योंकि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, उसकी साइकोलॉजी, उसका पर्सपेक्टिव यही बन चुका है कि दुनिया रेड ट्रैप ही है। वो डेफिनेटली यही सोचता है दुनिया के बारे में। इसके अलावा वो दुनिया को कैसे भी देख नहीं पाता, इसलिए हर चीज़ ट्रैप है, ये हर चीज़ बेट है, वो फंस चुका है। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाता। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. अब नेक्स्ट डे क्या था, क्रिसमस ईव थी, यानी 24 दिसंबर थी। और वो जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आए तो उन्होंने नाश्ता करने के लिए, तब उन्होंने सोचा कि काफ़ी सेटिस्फेक्शन के साथ सोचा होगा कि जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है जिससे वो यूं ही मिल गए थे, उसी के बारे में उन्होंने बड़े संतोष से सोचा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल, एंड व्हेन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। कहता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो जो इतने पतले हो गए हैं उन पे थोड़ा मांस आ जाए, उन्हें खिलाना पिलाना होगा। और अपनी डॉटर से बोला, जो कि बिज़ी थी, टेबल लगा रही होगी, कुछ भी कर रही होगी वो। और हमें ये देखना होगा उसके बाद कि उसे कुछ और करने को मिले, इसके बजाय कि वो केवल रेड ट्रैप्स बेचता फिर रहा है कंट्री में। मतलब उसको जॉब वॉब सबकी सोच रहे हैं, सब बारे में वो लोग सोच रहे हैं। इट इज़ queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. वो कहते हैं, वो जो लड़की है वो कहती है कि ये बड़ी अजीब बात है कि इतनी बुरी हो गई हैं उनके साथ चीज़ें। और मतलब लास्ट नाइट, पिछली रात, मैं एक भी चीज़ उनके बारे में ऐसी बता नहीं सकती थी जिससे लगे कि वो एक एजुकेटेड मैन है। You must have patience, my little girl, said the father as soon as he gets clean and dressed up. You will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें पेशेंस रखनी होगी मेरी प्यारी बच्ची, छोटी बच्ची, फादर बोलता है। और वो कहते हैं कि जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा ना, ड्रेस्ड अप हो जाएगा, तुम कुछ डिफरेंट ही देखोगी। हाँ, हम डिफरेंट ही कुछ देखने वाले हैं। लास्ट नाइट वो कहते हैं कि वो बहुत नेचुरली एम्बैरेस्ड था, शर्माया हुआ था। ट्रैम्प मैनर्स जब निकल जाएंगे, जैसे उसके ट्रैम्प क्लोथ्स हटाओगे तो ट्रैम्प मैनर्स भी, जो ये भटकने वाले लोगों जैसे उसके कपड़े हैं वैसे उन्हें हटा दोगे तो जो भटकने वाले लोगों जैसी हरकतें भी उसकी चली जाएंगी। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. He wore a white shirt with a starched collar and whole shoes. और जैसे ही वो ये बोल ही रहा था, वैसे ही दरवाज़ा खुला और जो स्ट्रेंजर था वो एंटर किया। और अब वो पूरी तरह क्लीन था, साफ़ सुथरा था, अच्छे से ड्रेस था। वेलेट ने उसको नहलाया धुलाया था, उसके बाल कट कर दिए थे, उसकी शेविंग कर दी थी। और इसके साथ ही वो बड़ी ही अच्छी सी दिखने वाले सूट में खड़ा हुआ था, जो कि आयरन मास्टर के थे। उसने एक वाइट शर्ट, स्टार्च्ड कॉलर था जिसका, यानी बड़ा ही अच्छे से धोया हुआ, बिल्कुल सतर कॉलर होता है वैसी शर्ट पहनी हुई थी, और पूरे शूज़ उसने पहने हुए थे। But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. He looked at him with a puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. लेकिन अब जब उसका गेस्ट इतने अच्छे से तैयार हुआ था, लेकिन फिर भी आयरन मास्टर खुश नहीं दिख रहा था। जब उसने उसकी तरफ देखा, अपनी पकड़ ब्राउ, यानी पकड़ मतलब होता है जब पूरी तरह से किसी चीज़ को इतना हम ट्विस्ट कर दें, जैसे कि अपनी ब्राउज को हम कभी कभार ऐसा होता है ना, हम उनमें गांठें डाल के ऐसे देखने लग जाते हैं, कोई चीज़ रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आती हैं पूरे चेहरे पर, बच्चे रोते हैं, उससे पहले वो बिल्कुल अपने चेहरे को ऐसे ट्विस्ट भी नहीं, उन पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। वैसे ही अपनी ब्राउ को ऐसे देखता है, वो ऐसे देख कर, और उसने आसानी से समझ लिया कि उसने जो फेलो कल रात को एक अनसर्टेन, मतलब अच्छे से ना देखने वाले वेग रिफ्लेक्शन में फर्नेस से जो आ रहा था उसमें देखा था, वहाँ पे उसने उस फेलो को समझने में गलती कर दी कि वो कौन था। यहाँ पर उससे गलती हुई थी।
और जब वो उसके सामने अब पूरी ब्रॉड डे लाइट में, दिन के समय अच्छी खासी लाइट में ग्रूम्ड खड़ा हुआ है, तो अब तो मुश्किल था, बहुत इम्पॉसिबल था ये मिस्टेक फिर से करना कि वो कोई ओल्ड एक्वेंटेंस है। यानी कुल मिलाकर जो हमारा पेडलर है उसकी जो असलियत थी वो इनके सामने आ गई। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। अब वो बहुत चिल्ला के या फिर बड़े गुस्से में बोलता है कि इस सब का क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. तो वो कहता है, स्ट्रेंजर अब समझ गया कि अब ऑब्वियस सी बात है, उसे समझ में आ गया हो, तो उसने कोई और छुपाने की चीज़ों को कोशिश नहीं की। तो जो रेड ट्रैप सेलर है वो कोशिश नहीं करता कि वो आगे छुपाए चीज़ों को, डिसिम्युलेट करे, और वो कहता है, वो समझ लेता है, वो जान लेता है कि अब उसका जो स्प्लेंडर था, ये जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसके साथ हो रही थी, अब उनका अंत हो चुका है। तो वो बोलता है कि सर ये मेरी गलती नहीं थी, मैंने कभी भी किसी का कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की, कुछ भी आपको डिसीव करने की कोशिश नहीं की। मैं तो एक पुअर ट्रेडर ही बना हुआ था, और मैंने तो कितना मना किया था आपके घर आने में, और मैंने कुछ भी, अभी तक कोई हार्म नहीं हुआ है, तो मुझे रैग्स पहन लेने दीजिए, अपने पहन लेने दीजिए और मुझे जाने दीजिए। वेल, सेड द आयरन मास्टर hesitating a little. Well, said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. वो कहता है कि आयरन मास्टर कहते हैं खैर, और वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं, से उन्हें बहुत गुस्सा आ गई थी, तो उसमें भी थोड़ी लगाम लगाते हुए गुस्से को कहते हैं कि लेकिन इतना सच भी नहीं थे, इतने सच्चे भी नहीं थे तुम, और तुमको ये मान भी लेना चाहिए। और इसमें मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर पुलिस, जो शेरिफ है यानी पुलिस, उन्हें इस मैटर में लाया जाए तो, यानी कहीं ना कहीं तो तुमने हमें धोखा दिया है सच्चाई न बताकर। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. तो एडला उससे कहती है कि जो हमने आपको सूट दिया है वो आप रख सकते हो, क्योंकि वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है, और अगर आप नेक्स्ट क्रिसमस ईव हमारे साथ बिताना चाहो, एक ऐसी जगह पर बिताना चाहो जहाँ पर आपको सेफ़ फील हो, पीस फील हो, और कोई भी बुराई आपके पास ना आए, तो आप यहाँ पर फिर से वेलकम हो. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. तो जो रेड ट्रैप वाला आदमी था उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया हाँ या ना में. उसने केवल उस यंग गर्ल को देखा, घूरा, और उसके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा अमेजमेंट चल रही थी. बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई हद ना हो, बेहद, वो बेहद चकित था उस लड़की के बिहेवियर से. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep, and they did not disturb him. When, at about 10 o'clock, they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. और फिर वहाँ पर वो अगले दिन क्या होता है, उठकर चर्च चलने को तैयार होते हैं. वो उनका गेस्ट अभी भी सो रहा था, रेड ट्रैप सेलर अभी भी सो रहा था, तो उसको वो डिस्टर्ब नहीं करते. 10 o'clock में वो जब चर्च से लौट कर आ रहे थे, और जो यंग गर्ल थी वो बैठी हुई थी, और उसका जो सर था वैसे लटका हुआ था, और बहुत होपलेसनेस यानी डिजेक्टेड लिखा हुआ है, यानी होपलेसनेस थी उसके दिमाग में उस टाइम. और उस क्यों था ऐसा, क्योंकि चर्च में उसने ये पाया था, ये सुना था कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर्स में से एक जो आयरन वर्क्स पे काम करता था, यानी आपको भी ध्यान है जो ओल्ड मैन था, उसने बताया था कि वो भी क्रॉफ्टर था रामसियो में. तो उसी क्रॉफ्टर की बात हो रही थी, और ये बताया जा रहा था कि उसको किसी ने चोरी कर लिया है, एक ऐसे आदमी ने चोरी किया है जो कि रेड ट्रैप बेचता है. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. उसका फादर वगैरह, हाँ तुमने ही उस अच्छे, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था वो, तुमने उसे घर में रहने दिया. अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कितनी सिल्वर स्पून्स रह गई होंगी मेरे कबर्ड में अब तो. The wagon had hardly stopped at the front steps when the Iron Master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone, and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. अब जो वेगन जैसे ही रुकी फ्रंट स्टेप्स पे उसके घर के आगे, तो आयरन मास्टर ने वेलर से पूछा कि स्ट्रेंजर वहाँ पे है, और उसने ये भी बता दिया उसको कि स्ट्रेंजर एक थीफ था. जो वेलर था उसने आंसर किया कि जो फेलो है वो चला गया, और उसने तो अपने संग कुछ भी नहीं ले गया, बजाय इसके उल्टा वो तो छोड़ गया एक लिटिल पैकेज. किसके लिए?
मिस विलमेंसन के लिए क्रिसमस गिफ्ट की तरह। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10 Ronner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged letters. तो यंग गर्ल ने वो पैकेज खोला और उतने मतलब उसे बहुत बिल्कुल अच्छे तरह से पैक नहीं किया गया था। तो जैसे ही उसने खोलना शुरू किया, जो उसकी जो अंदर चीज़ थी वो दिखने लग गई, और जो यंग गर्ल थी उसने थोड़ी सी उसकी मुंह से आवाज़ निकल गई खुशी के मारे। उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप था और उसमें 3 wrinkled 10 रॉनर नोट्स थे। जो उसने चुराए थे वो नोट्स वहाँ पर उसने छोड़ दिए थे। और ये केवल इतना ही नहीं था, रैट ट्रैप में एक लेटर भी लिखा था जिस पर बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बिन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. उसने बोला कि मतलब ऑनर्ड्स माननीय करके उस लड़की को उसने बोला, और फिर कहा कि आप मेरे प्रति इतनी नाइस रहीं, इतनी काइंड रहीं, जैसे कि मैं असल का कैप्टन हूँ। तो इसीलिए जो आपके फेवर्स थे उनको मैं एक कैप्टन की तरह ही लौटाना चाहता हूँ, ताकि आपको बाद में शर्म फील ना हो कि आपने एक थीफ को क्रिसमस सीज़न पर अपने यहाँ रखा था। आप जो ये मनी है, ये जो रोड साइड पे वो आदमी रहता है, ओल्ड मैन रहता है, उसको वापस कर दीजिए, जो कि विंडो फ्रेम पर हैंगिंग करके रखता है मनी पाउच की, और जो कि बेट होती हैं मेरे जैसे पुअर वॉन्डरर्स, घूमने वालों के लिए। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Stall. और जो रैट ट्रैप है ये क्रिसमस प्रेजेंट है एक ऐसे रैट के द्वारा, खुद को वो चूहा कह रहा है, वो आपको एक रैट ट्रैप गिफ्ट कर रहा है क्रिसमस प्रेजेंट की तरह, जो कि इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में ही कैद होकर रह जाता अगर उसे कैप्टन न बनाते आप लोग। खासकर मिस जो विलमेंसन ने उसको काइंडनेस दिखाई, कैप्टन की तरह ही उसे ट्रीट किया, वो ना करते तो मैं रैट बन के ही रह जाता और फंसा ही रह जाता। और इससे उसे उस काइंडनेस से क्या पावर मिली कि वो खुद को क्लियर कर पाए, यानी खुद के जो जुर्म थे, खुद की जो गलत बातें थी, उन्हें सुधार पाए। तो इतना बोलकर वो कहता है कि ये मैंने दोस्ती के साथ आपको लिखता हूँ, हाई रिगार्ड, बहुत सम्मान के साथ लिखता हूँ, कैप्टन वॉन स्टॉल। तो इस लेटर को उसने साइन किस नाम से किया है? कैप्टन वॉन स्टॉल, क्योंकि उन लोगों ने उसे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, उसको वही सम्मान दिया जो कि एक इंसान को देता है। तो उससे उसमें क्या आया? रिडेम्पशन आई। उसके जो नेचर था उसको वो फिर से सुधरने के लिए उसे कुछ विश्वास करने के लिए चाहिए था, क्योंकि वो किसी चीज़ में विश्वास करता ही नहीं था। वो तो ये विश्वास करता था कि दुनिया रैट ट्रैप है। तो क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार था, भगवान का त्यौहार होता है, उसमें जो इंसान थे उन्होंने वही काइंडनेस दिखाई जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और उससे एक पूरा इंसान, उसकी शख्सियत, उसका नेचर, उसका सोचने का नज़रिया ही बदल गया। यही था इस कहानी में। तो ये थी एक दिल छू जाने वाली कहानी, द रैट ट्रैप। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको इस कहानी को समझने में हेल्प मिली हो और आपको समझ में आया हो कि इसका मैसेज क्या था। द रैट ट्रैप थ्योरी, और किस तरह जो चोरी करता है वो फिर जंगल में खो जाता है, फिर उसे एडला मिलती है, और किस तरह वो बदल जाता है। ये एक आउटलाइन है चैप्टर की, जो कि आपको पूरी तरह प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, और इस चैप्टर को असल में समझने के लिए भी ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे आप चैनल्स की सारी अपडेट्स से टच में आ जाएंगे और रेगुलरली अपनी बोर्ड्स की स्टडी को शार्प कर पाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।